गांव की बहू को ससुराल में उसकी जगह दिलाई 4 शहरी बहुओं ने। भैया, आप दोस्त की शादी में जा रहे हो या किसी ट्रिप पर? सामान तो आपने ऐसे ही रख लिया है जैसे कि 1 हफ्ते तक आपका आने का कोई इरादा नहीं है भैया। अरे राहुल का गांव इतना खूबसूरत है, मैंने इससे इतना सुना है अपने गांव के बारे में, तो मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ गांव भी घूम आऊंगा। वैसे भी शादी तो 1 दिन की ही है, बाकी का टाइम हम गांव को विजिट करेंगे। अमित की बात सुनकर सरला कहती है, अच्छा तो ये प्लान है तुम सबका? चलो कोई बात नहीं, चले जाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान से जाना और जल्दी ही कोशिश करना आने की बेटा, समझा? सरला के 5 बेटे हैं, अमित सबसे बड़ा बेटा है। अमित अपने दोस्त की शादी में गांव जा रहा है, जिसमें उसका दोस्त नितिन उसके साथ जाएगा। बस वहीं की तैयारी हो रही है। सामान पैक करने के बाद नितिन घर के बाहर आ जाता है और दोनों राहुल की शादी के लिए निकल जाते हैं। इधर राजेश किसी जरूरी काम से शहर गया हुआ था। जैसे ही वो घर आता है, अरे सरला, बाहर तो बहुत गर्मी है, तुम जरा ठंडा ठंडा सा कुछ बना दो। सच में कितनी धूप में बाजार में जाना तो वही पागलपन हो रहा है। हाँ सही कह रहे हो आप जी, गर्मी तो बहुत है। रुकिए, मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। सरला रसोई में जाकर राजेश के लिए नींबू पानी बनाती है और लेकर हॉल में आ जाती है। नींबू पानी पीते हुए राजेश कहता है, क्या बात है भाई, सब लोग दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हुए हैं सब? सावन और गोपाल तो अभी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए हैं और आपके बड़े वाले शहजादे साहब अपने दोस्त की शादी में गए हैं, वो भी गांव में। वाह भाई वाह, शहर के बच्चों को गांव में जाने का बड़ा ही शौक होता है। चलो, खुद गया है तो देख भी लेगा गांव कैसा होता है। दोनों ऐसे ही आपस में बातें करते हैं। शाम हो जाती है। उधर कुक मनीष सरला के पास आता है। मालकिन, आज शाम के खाने में क्या बनाना है बताइए, बना लेते हैं। भाई इतनी गर्मी हो रही है, कुछ हल्का सा बना लो। मेरे लिए तो तुम एक काम करो, सिंपल दाल चावल बना दो। सरला मनीष को शाम का खाना बता रही होती है, तभी सुमन अपने कमरे से आती है। काका, मेरे लिए तो आप ठंडा ठंडा लौकी का रायता बना दो और भाइयों के लिए सूजी के अप्पे। दोनों पहले ही बोल कर गए हैं मुझे काका। मनीष ऑर्डर लेकर रसोई में खाना बनाने लगता है। इधर शाम होती है। सावन और गोपाल भी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में मौज मस्ती करके वापस आ गए थे। इधर मनीष ने भी सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया था। मनीष खाना डाइनिंग टेबल पर लगाता है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी दीपक कहता है, देखो, हम सभी घर पर हैं और अमित भैया शादी में गए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कितने लोग कम हैं। मतलब थोड़ा खाली खाली लग रहा है भैया। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप, हमें आदत नहीं है ना एक दूसरे के बिना रहने की, इसलिए। दोनों भाइयों की बात सुनकर सरला और राजेश हंसने लगते हैं। तभी सरला कहती है, भाई ये भाइयों का प्यार शादी से पहले ही होता है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे और तुम्हें उनके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी बेटा। सरला ऐसे ही अपने बच्चों की टांग खींचती है। सब लोग डिनर करते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इधर अगली सुबह होती है। अमित और नितिन अभी तक सो रहा होता है। तभी राहुल इन दोनों को उठाने के लिए आता है। अरे भाई यार, तुम दोनों उठ जाओ, मेरी शादी में आए हो या सोने के लिए? राहुल की आवाज सुनकर अमित और नितिन उठ जाते हैं। अमित खिड़की से पर्दा हटाता है और बोलता है, भाई आए तो तेरी शादी में ही है, लेकिन तेरे गांव की ब्यूटी हमें अपनी ओर खींच रही है। हाँ यार, देखो तो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। शहर में तो इस टाइम आग बरसने लगती है, यहाँ पर ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे भाई, ऐसे थोड़ी ना पहाड़ों पर गांव बसे हुए हैं, इसीलिए इनकी खूबसूरती तो लोगों को यहाँ खींचती है। हिल स्टेशन के पास राहुल का गांव सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज राहुल की शादी है, जिसके लिए वो इतनी दूर शहर से गांव आए हैं, इसलिए वो बाहर घूमने नहीं जाते हैं। यार, रात लाइट खराब हो गई थी तो हल्दी मेहंदी का फंक्शन नहीं हो पाया। अब वीडियो वाले भैया बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी पीले कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फोटोशूट तो कर ही लेंगे हम सब भाई। हाँ यार, सही कह रहे हैं भैया, एटलीस्ट एल्बम में ऐड तो हो जाएंगे हमारी फोटो, है ना? सब लोग हल्दी के फंक्शन के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही अमित तैयार होकर राहुल को हल्दी लगाकर फोटो क्लिक कराने लगता है कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। अरे भाई, कहाँ ध्यान है तेरा? जल्दी लगा, देख सब वेट कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी पिक्चर्स करानी है। अमित पूजा को देखकर उसके ही ख्यालों में खो जाता है और राहुल के कहने पर उसे होश आता है। तब वो हल्दी लगाकर उससे फोटो क्लिक करवाता है। अब जिधर भी पूजा जा रही है, अमित उसके पीछे पीछे जा रहा है, जिसकी वजह से पूजा थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। पूजा अपनी दोस्त नंदिनी से कहती है, अरे यार, पता नहीं ये भैया का कौन सा दोस्त है, शहर से आया हुआ लगता है। जिधर भी जा रही हूँ मेरी तरफ ही देखे जा रहा है। ये तो अब मुझे ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मैं इसे कब से जानती हूँ। यार तू भी ना कितनी सीधी है, पगली कहेगी, वो तुझे लाइन मार रहा है।
अरे चल, तुम भी ना कुछ भी कहती हो। भला मैं कहाँ इतनी खूबसूरत हूँ कि वो मुझे लाइन मारेगा? भला वो ठहरा शहर का पढ़ा लिखा लड़का और मैं गांव की सिंपल सादी सी लड़की। हमारी दाल कहाँ गलेगी इसके साथ? दाल गलेगी नहीं, अच्छे से मिक्स भी होगी। तुम एक बार बात करके तो देखो पूजा। नंदिनी पूजा की टांग खींचने लगती है। इधर दोनों की बात करते हुए देखकर राहुल की मम्मी आवाज लगा देती हैं। दोनों वहां चली जाती हैं। दूसरी तरफ फंक्शन खत्म हो जाता है। 2-3 दिन अमित यहाँ पर रुकता है। शादी खत्म होने के बाद अमित और नितिन दोनों दोस्त गांव में घूमने के लिए जाते हैं। यार भाई मैं तो कहता हूँ देर मत कर, जाकर अपने दिल की बात इस लड़की से कह दे, फिर पता नहीं कब हमारा इस गांव में आना होगा। नितिन की बात मानकर अमित पूजा के पास जाता है और बड़े प्यार से उसे बातें करने लगता है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन सच में मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रही हो। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ओर तुम ही दिखती हो पूजा। अमित की बातें सुनकर पूजा बिल्कुल सुन्न हो जाती है। सच बताऊं तो मैंने तुमसे शादी करने का मन बना लिया है। तुमसे प्यार हो गया है, पर तुम्हारी मर्जी जानना भी तो जरूरी है पूजा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे तुम भी प्यार करोगी? मुझे बताओ पूजा। शादी की बात सुनकर पूजा शर्मा जाती है और उसकी मुस्कुराहट ही उसकी हाँ होती है। मैं गांव की लड़की हूँ, मुझे आपकी तरह अंग्रेजी नहीं आती। हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग है। मैं शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम हाँ कर दो बस पूजा। इस तरह दोनों एक दूसरे को प्रपोज करके शादी का मन बना लेते हैं। इधर नितिन और अमित अपने शहर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरला अपने बड़े बेटा अमित से कहती है, अमित बेटा, मैं देख रही हूँ जब से तू गांव से आया है तू पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया हुआ सा रहता है। अगर कुछ बात है तो मुझे बता, मैं करूँगी कुछ। मैं तेरी माँ हूँ ना। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में आपको कोई लड़की पसंद आ गई हो? कहीं आप मेरे लिए भाभी तो नहीं ढूंढ रहे हैं? सुमन की बात सुनकर अमित मुस्कुराने लगता है। हाँ सुमन, सही कह रही है मम्मी। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा देख ले, ये अट्रैक्शन कुछ ही टाइम तक की होती है, क्योंकि कहाँ तू शहर में रहने वाला लड़का और कहाँ वो गांव की लड़की गंवार होगी। कभी तुम दोनों की निभेगी नहीं बेटा। नहीं मम्मी, वो वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है। आप देखोगे तो आपको भी पसंद आएगी। भैया देख लो, आपके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। नहीं, मुझे पूजा से ही शादी करनी है। घर वाले अमित को बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता। इस तरह अमित की जिद के आगे घर वाले नतमस्तक हो जाते हैं। अमित पूजा के घर वालों से अपने पापा की बात करवाता है और अगले हफ्ते ही दोनों की शादी हो जाती है। आज पूजा का गृह प्रवेश है। बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। इस शादी से सरला और सुमन बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए मॉडर्न लड़की लाना चाहते थे और अमित ने पसंद कर ली गांव की बहू, लेकिन दिखावे के लिए बस रस्में निभा रहे हैं। सरला और सुमन अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ आती हैं। रात बहुत हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। तुम सब लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुमन पूजा को उसके कमरे में छोड़ आती है और बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसी अगली सुबह होती है। पूजा गाँव की तरह यहाँ भी जल्दी उठ जाती है। यार जल्दी तो उठ गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस घर में तो मैं कुछ भी नहीं जानती कि कहाँ क्या रखा हुआ है, और अभी तो सब सो रहे हैं। पूजा ऐसे ही खुद से बातें करती है और फिर वो नहाने चली जाती है। जैसी वो बाथरूम से बाहर आती है, इतनी देर में अमित भी जाग जाता है। अरे, तुम इतनी जल्दी उठ गई और नहा भी ली? मुझे जल्दी उठने की आदत है ना, इसलिए आंख उसी टाइम पर खुल गई। अमित बिस्तर से उठकर अलमारी खोलता है और एक गिफ्ट निकालकर पूजा के हाथों में थमा देता है। इसमें क्या है जी? अरे खोलकर देखो ना मेरी डार्लिंग। पूजा गिफ्ट खोलती है। उसमें एक प्यारी सी रेड कलर की साड़ी होती है। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है जी। आपको कैसे पता कि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है? तुम्हें साड़ी पहनना पसंद है और मुझे साड़ी में तुम्हें देखना पसंद है। अब जल्दी से ये वाली साड़ी चेंज करके पहनो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पहली रसोई की रस्म इस साड़ी में करो। पूजा फटाफट अमित वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। जैसे वो मांग में सिंदूर लगाने लगती है, अमित तुरंत उसका हाथ रोक देता है। अरे मेरी डार्लिंग, मैं भरूंगा तुम्हारी मांग। पूजा खुशी खुशी अमित को सिंदूर देती है और अमित उसकी मांग सजा देता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक साथ हॉल में आते हैं जहां पर सब लोग बैठे थे। पूजा हाथ जोड़कर अपने सास ससुर को नमस्ते करती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगती है। अरे बस बस रहने दो, इन सब की जरूरत नहीं है। सरला अपने पैर पीछे कर लेती है, लेकिन राजेश उसे आशीर्वाद देता है। जीते रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे बहू। राजेश का आशीर्वाद सुनकर पूजा मुस्कुराती और थोड़ा रुक कर कहती है,
मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों को खाने में क्या क्या पसंद है, तो मैं क्या बनाऊं आप सबके लिए। बहू, ये तेरा गांव नहीं है, यहाँ पर इतने सारे रीति रिवाज नहीं होते हैं। वैसे भी हमारे घर में खाना कुक बनाता है, और तुम्हें भी जो खाना है तो मनीष को बता दो। अरे हाँ भाभी, इतनी गर्मी में आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है, मनीष का क्या बना देंगे, आप आराम कीजिए। नहीं, पर ये तो रस्म होती है ना देवर जी। अच्छा भाई, अगर तुम्हें रस्म करनी है तो तुम बनाओ खाना, मैं खाऊंगा तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना। मुझे मीठे में बेसन का हलवा पसंद है, बाकी तुम अपनी पसंद से बना लेना। अमित की बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, जहां पर मनीष पहले से काम कर रहा होता है। पूजा मनीष को बाहर भेज देती है और सारा खाना खुद बनाती है। थोड़ी देर में वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे ये क्या, इतना हैवी ब्रेकफास्ट कौन करता है भाई? काका कहाँ है? उन्होंने मेरे लिए सैंडविच नहीं बनाया क्या? और यहाँ पर तो मूंग दाल की खिचड़ी भी नहीं है। तभी पूजा कहती है, मम्मी जी, दीदी, मैंने ही काका को बाहर भेजा था, आप लोग खाना टेस्ट तो करो ना। पूजा का बनाया हुआ खाना टेस्ट करने से पहले ही दोनों माँ बेटी मुंह बना लेती हैं, लेकिन अमित जैसे ही हलवा खाता है, अरे वाह, ऐसा हलवा मैंने पहले कभी नहीं खाया, सच में बहुत अच्छा बना है। हाँ बेटा, हलवा बहुत अच्छा बना है और बाकी का खाना भी बहुत बढ़िया है, और ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। अमित और घर के बाकी सभी लोगों को खाना पसंद आता है। खाना तो सुमन और सरला को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जानबूझकर तारीफ नहीं करती। ऐसे ही सब लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पूजा भी अपने कमरे में आराम करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। पूजा जैसे गांव में काम करती थी, अपने ससुराल में नौकरों के होते हुए भी वैसे ही काम करने लगती है। अब घर वालों को भी इसके हाथ के खाने और उसके किए हुए काम की आदत पड़ने लगी है। एक दिन पूजा गार्डन में वॉक करने के लिए जाती है, तभी उसका ध्यान राजू काका पर जाता है। राजू काका, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसे कटिंग नहीं होती है इन वाले पेड़ों की, लाओ मैं करके दिखाती हूँ आपको। पूजा राजू काका के हाथ से कैंची ले लेती है और खुद पेड़ों की कटिंग करने लगती है। इतनी देर में अमित भी ऑफिस से वापस घर आता है। पूजा को गार्डन में देखकर अमित कहता है, अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब छोड़ो, ये काका का काम है, ये खुद देख लेंगे, तुम मेरे साथ चलो। पूजा अमित के साथ कमरे में आ जाती है। वो उसके लिए चाय बनाकर लाती है। अमित चाय पीता है और कहता है, पूजा, मेरा एक कलीग है, उसकी एनिवर्सरी है, उसने हम दोनों को इनवाइट किया है, तो संडे को तुम तैयार रहना, और हाँ, थोड़ा अच्छे से तैयार होना। मेरे दोस्तों की वाइफ्स बहुत खूबसूरत और मॉडर्न है वो। पूजा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। ठीक है पतिदेव जी, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। पूजा की बात सुनकर अमित हंस देता है। ऐसे ही दोनों बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर में पूजा उठकर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और आज अमित के दोस्त की एनिवर्सरी है, जिसमें पूजा और अमित दोनों को जाना है। अरे पूजा, तुम रेडी हो ना? जल्दी जल्दी चलते हैं, देखो केक कट होने ही वाला है। पूजा एक पीले रंग की साड़ी पहनी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो रोजाना पहनती है। अरे साड़ी तो ठीक है, लेकिन ये पल्लू सिर से हटा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे तो शर्म लगती है, मैंने तो हमेशा सर पर दुपट्टा रखा है, और शादी के बाद भी साड़ी का पल्लू। अमित के कहने पर भी पूजा सिर से पल्लू नहीं हटाती। थोड़ी देर में वो लोग फंक्शन में पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, मोस्ट वेलकम। इन्हें तो आपने ऐसे छुपा के रखा है जैसे जौहरी हीरा छुपाता है। मेरी बीवी जौहरी से कम थोड़ी है। अमित अपने दोस्तों के सामने पूजा की तारीफ करता है। थोड़ी देर में केक कट होता है। सब लोग एक दूसरे को केक खिलाने लगते हैं। जैसे ही पूजा केक खाती है, उसका सारा मुंह पर लग जाता है और अमित के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। अमित को गुस्सा आ जाता है। पूजा, वॉशरूम में जाकर अपना मुंह साफ करके आओ। पूजा वॉशरूम में जाकर अपना मुंह साफ कर लेती है। थोड़ी देर में खाना लग जाता है। सब लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन पूजा ने कभी चाइनीज डिश खाना तो क्या देखा भी नहीं थी। वो फोक से ठीक से खा नहीं पाती और सुशी को सॉस में डुबोकर हाथ से खाने लगती है। पूजा को ऐसा करते देखकर अमित को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है और उसके दोस्त हंसने लगते हैं और वो आपस में बातें भी बनाने लगते हैं। अमित जैसे तैसे करके पूजा को जल्दी अपने घर ले आता है और घर आकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। आज के बाद तो मैं अपने साथ बाहर कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, गवार कहीं की। इतना कहा था कि सर से पल्लू हटा लो, और अगर वो चाइनीज खाना तुम्हें नहीं आता तो तुम इंडियन खाना भी तो खा सकती थी ना। आपको पहले से पता था मैं गांव से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मना करने के बाद आपसे शादी की। अब ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मेरे दिमाग खराब था जो मैंने तुमसे शादी की। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना, समझी? छोटी सी गलती पर पूजा अमित को इतना सुना देता है और बेचारी पूजा कुछ नहीं कहती। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सरला पड़ोसन की बहू की मुंह दिखाई में जा रही होती है। भाई कमला, तेरे 2 चारों बेटों की शादी हो गई, अब हम ही रह गए हैं जिनके बच्चे कुंवारे हैं।
हमें भी जल्दी ही अपने बच्चों की शादी करनी पड़ेगी। अरे ऐसी भी क्या आफत है, शादी तो 4 दिन में ही हो जाती है। अरे सरला बहन कैसी बातें कर रही हो, 4 दिन में शादी? भला अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं कर लेती अपने चारों बेटों की शादी एक साथ? कमला कुछ इस तरह से सरला को कहती है कि जैसे वो अपने बेटों की शादी कर ही नहीं रही और जल्दी कर भी नहीं सकती। ये बात सरला के ईगो को हर्ट कर देती है। अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं वादा करती हूँ 1 ही हफ्ते के अंदर अपनी चारों बहुओं को लाकर दिखाऊंगी। सोच लो सरला बहन, ये काम इतना आसान नहीं है। बहुएं पेड़ पर नहीं लगती जो तुम तोड़ कर ले आओगी, रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं। वो सब मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद देख लूंगी। तुम बस मेरी बहुओं की मुंह दिखाई में आना। पड़ोसियों का चैलेंज एक्सेप्ट करके सरला अपने घर आती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए सुमन को सारी बातें बताती है। अरे मम्मी, पर 4 रिश्ते 1 हफ्ते के अंदर? सही कह रही थी कमला आंटी, इतना भी आसान नहीं है। इधर चारों बेटे भी ऑफिस से एक साथ आ जाते हैं और अपनी माँ और बहन की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। अरे सुमन, इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे तुम लोगों ने पहले ही लड़कियां पसंद कर रखी हो। और नहीं तो क्या माँ, बस आपके हाँ करने की देर है, बहू तो आपकी कल ही आ जाएगी। ये सुनकर तो सरला और भी खुश हो जाती है। सरला 1 हफ्ते तो क्या 2 दिन में ही अपने चारों बेटों की शादी कर देती है। आज चारों बहुओं का गृह प्रवेश है। अरे पूजा, वो पूजा कहाँ मर गई? अरे पूजा कहाँ मर गई? जल्दी से आलते की थाली लेकर आ, देख नहीं रही मेरी चारों बहुएं दरवाजे पर खड़ी है। बेचारी पूजा भागी भागी सारा सामान लाकर वहाँ पर रखती है। सरला चारों बहुओं का एक साथ गृह प्रवेश कराती है। पूजा भाभी का सारा काम संभाल लेना। भाई मैं तो थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। और सुमन तुम भी अपनी चारों भाभियों को उनके कमरे को दिखा दो। गृह प्रवेश तो हो जाता है, लेकिन चारों बहुओं को घर में पूजा की स्थिति देखकर थोड़ा अजीब लगता है। निधि मन ही मन सोचने लगती है। दीपक तो कहता है कि मेरी फैमिली वाले ओपन माइंडेड है, घर में नौकर जाकर भी है, लेकिन यहाँ तो सारा काम जेठानी जी को ही करना पड़ा है। ये लोग बड़ी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर रहे हैं? घर के बाकी नौकर कहाँ हैं? दोनों बहुएं ऐसे ही सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह होती है। आज चारों बहुओं की मुंह दिखाई है। सरला पड़ोसन कमला और पूनम सबको बुलाती है। भाई मानना पड़ेगा सरला तुझे, तूने तो 2 दिन में ही चारों बहुएं ले आई। ऐसे ही नहीं, मेरा नाम सरला है, मैं सब काम को सरल कर देती हूँ। सरला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सारी पड़ोसनें सरला की बहुओं की मुंह दिखाई करके अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसी सुबह से शाम हो जाती है। सरला और राजेश हॉल में बैठे होते हैं, तभी चारों बहुएं वहां आती हैं। मम्मी जी, आपने हम चारों को बुलवाया, कोई जरूरी काम है क्या? अरे बहू, लगता है तुम्हें रस्मों के बारे में नहीं बताया तुम्हारी सास ने। खैर, ये तुम सब औरतों का मामला है, मैं तो जा रहा हूँ बैठक पर। सरला, तुम समझाती रहना अपनी बहुओं को। ऐसा कहकर राजेश वहां से चला जाता है। तभी सुमन भी अपने कमरे से आ जाती है। क्या बात है मम्मी, लगता है आज चारों बहुओं की पहली रसोई की तैयारी हो रही है। हाँ भाई, हो तो रही है। चलो तुम जल्दी बताओ क्या क्या खाना है। आज खाने में ये चारों बनाएंगी। पर मम्मी जी, हमें तो खाना बनाना नहीं आता। हाँ, मैंने भी अपनी मायके में कभी खाना नहीं बनाया। वैसे भी गोपाल कह रहे थे कि घर पर कुक लगा हुआ है। नैना की बात सुनकर सुमन हंसने लगती है। भाभी, कुक तो लगा हुआ था, लेकिन जब से पूजा भाभी आई है उन्होंने सारे नौकरों की छुट्टी कर दी है। सुमन की बात सुनकर जूली हैरानी से कहती है। क्यों भाई, अब घर का सारा काम कौन करता है? पूजा भाभी, और कौन? बहू चलो ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो खाना वैसे भी पूजा ही बनाती है, तुम मीठे में हाथ लगा देना। अपनी सास की बात सुनकर चारों बहुएं रसोई में जाती हैं, जहां पर पूजा खाना बना रही होती है। गर्मी में पूजा की हालत बद से बदतर हो रही होती है। उसे पसीना बहुत आ रहा होता है। अरे भाभी, आप ये सब क्यों कर रही हो? ये तो मेरा रोज का काम है, मैं कर लूंगी, आप लोग रहने दो। पूजा खाना बना रही होती है, तभी सुमन की आवाज आती है। भाभी, आपने मेरा कमरा साफ किया था ना, सारी चीजें इधर से उधर कर दी। अब मुझे अपनी ब्लैक ड्रेस नहीं मिल रही है, जल्दी से आकर दो ना। पूजा रसोई का काम छोड़कर सुमन के कमरे में जाती है और उसे ब्लैक ड्रेस अलमारी से निकाल कर देती है। नैना जी, अलमारी में सामने ही तो रखी है आपकी ड्रेस। इतना कहकर पूजा फिर से रसोई में आकर काम करने लगती है, लेकिन तभी सरला आवाज लगा देती है। अरे ओ पूजा, आज तुमने पोछा नहीं लगाया क्या? पूरा घर गंदा हो रहा है, रसोई का काम खत्म करके पोछा लगा लेना। पूजा रसोई से ही आवाज लगाते हुए कहती है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी। पूजा को इस तरह रोबोट की तरह काम करते हुए देखकर चारों देवरानियां हैरान हो जाती हैं, लेकिन घर में नई नई होने की वजह से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में खाना बन जाता है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद पूजा पूरा घर साफ करती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक शाम पूजा गुनगुनाते हुए खाना बना रही होती है। क्या बात है भाभी, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो।
आज अमित जी का जन्मदिन है। मैंने उन्हें वो क्या कहते हैं ना, सरप्राइज करने के लिए कुछ तैयारी की है और उनकी पसंद का भी खाना बनाया है। भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है भाभी, आप तो बड़ी रोमांटिक हो रही हो। चारों देवरानियां मिलकर ऐसी ही पूजा के साथ बातें करती हैं। थोड़ी देर में पूजा सारा खाना बनाकर रख देती है और अपने कमरे में जाकर सजावट करने लगती है। पूजा पूरे कमरे को बहुत अच्छे से सजाती है, फूलों को पंखे के ऊपर रख देती है। जैसे ही अमित जी पंखा ऑन करेंगे सारे फूल उनके ऊपर गिर जाएंगे, बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन बन जाएगा। पूजा बेड पर एक केक भी रख देती है जो उसने वैशाली की हेल्प से मंगवाया था। ऐसी शाम होती है, अमित घर लौटता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है ये सब देखकर चिल्लाने लगता है, पूजा ये सब क्या है? कितनी गर्मी हो रही है कमरे में, न लाइट ऑन है और न ही पंखा। जैसे ही अमित पंखा ऑन करता है फूल उसके ऊपर गिरने लगते हैं और बाहर से पूजा भी अंदर आ जाती है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पतिदेव। ये सब क्या बचपना है? हम बच्चे थोड़े ना हैं जो जन्मदिन मनाएंगे। तुम बिना मतलब पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। चलो हटो यहाँ से। दिन भर मेहनत करके पूजा ने जो उसके जन्मदिन की तैयारी की थी अमित उसे 1 मिनट में मिट्टी में मिला देता है और खुद अच्छे से तैयार होकर फिर से बाहर चला जाता है। बेचारी पूजा आज अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती और छत पर जाकर रोने लगती है। तभी नीचे कमरे में, वैशाली देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ ऐसे मौसम में तो सेल्फीज बहुत अच्छी आएंगी। चलो फिर देर किस बात की, नैना और जूली को भी बोल दो छत पर जाकर कुछ सेल्फीज क्लिक करते हैं। चारों देवरानियां मिलकर छत पर सेल्फी क्लिक करने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ पर पूजा को रोता देखकर हैरान हो जाती हैं चारों। भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? अरे आपने तो भैया का बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था, क्या हुआ? भैया को पसंद नहीं आया क्या? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही है। भाभी हमसे झूठ मत बोलो, वैसे भी जब से हम चारों इस घर में आए हैं हम देख रहे हैं कि आप पूरा दिन नौकरों की तरह काम करती रहती हो। उसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। पहले मैंने खुशी खुशी काम किया और अब इन्होंने नौकर हटा दिए तो मैं मजबूरी में काम करती हूँ। अरे इंसान शौक में काम करता है, मजबूरी में क्यों? नौकर फिर से लगाए जा सकते हैं, आपको घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बताओ भैया वाले बर्थडे सरप्राइज का क्या रहा? अपनी देवरानियों को ऐसे प्यार से बातें करते देखकर पूजा को और रोना आ जाता है और वो रोते हुए कहने लगती है, जब मेरी शादी हुई थी तो ये मुझे बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि इन्होंने शादी भी अपनी पसंद से की थी। लेकिन शादी के बाद कुछ दिनों के बाद इनका प्यार खत्म हो गया। अब ये मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं इनके लिए कुछ भी कर लूं ये भी कभी खुश नहीं होते। पूजा की बातें सुनकर चारों को बहुत दुख होता है। निधि और नैना एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मुझे तो लगता है भैया का जरूर किसी लड़की के साथ चक्कर है। जो भी बात है हमें पता लगाना होगा। दोनों आंखों आंखों में बातें करती हैं और फिर पूजा को समझाती हैं। भाभी देखो हम चारों इस घर में आपको आपकी जगह दिलवा कर रहेंगे, लेकिन आपको हमारी बात माननी होगी। और नहीं तो क्या आप कब तक ऐसे नौकरानी की तरह जिंदगी जियोगी? बस कल से जो भी आपको काम बताएगा ना आपको उल्टा जवाब देना है, एक भी काम नहीं करना है। ये लोग अपने नौकर फिर से बुला लेंगे। चारों मिलकर पूजा को चीयर अप करती हैं। अगली सुबह होती है, पूजा घर का काम करने चलती है, लेकिन चारों उसे कुछ नहीं करने देती। बहू आज सुबह की चाय मिलेगी या नहीं? मम्मी जी मेरा गर्मी में काम करने का मन नहीं है। आप लोग मनीष काका को फोन कर लो, वो वापस आकर खाना बना देंगे। अरे रोज तो तू सारा काम कर लेती थी, आज क्या हो गया तुझे? आज मेरा काम करने का मन नहीं है। चारों देवरानियां पूजा को इतनी हिम्मत देती हैं कि वो अपनी सास को मना कर देती हैं। इधर सरला जल भुनकर मनीष को कॉल करती है और वापस उसे खाना बनाने के लिए बुला लेती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अब अगर पूजा को कोई काम बताता है तो ये चारों मिलकर उसे मना करवा देती हैं। इधर एक दिन, आज संडे है, हम सब फ्री है, तो क्यों ना आज सेल्फ केयर की जाए? हाँ ये आइडिया सही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पार्लर वाली को घर बुला लेती हूँ। हम सब एक एक हेयर स्पा फेशियल ये सब करा लेंगे, थोड़ा रिलैक्सिंग लगेगा। निधि पार्लर वाली को घर बुला लेती है। देवरानी जिठानी मिलकर अपना फेशियल, हेयर कट, नेल्स एक्सटेंशन ये सब करवाती है। अरे मैं अपने बाल नहीं कटवा पाऊंगी, मैंने आज तक नहीं कटवाए। भाभी जो अब तक नहीं करवाया वो अब करवाना पड़ेगा। आप देखना बहुत प्यारी लगोगी। ये लोग पूजा के बाल भी कट करवा देती हैं। उसे थोड़ा मॉडर्न तरीके से रहना भी सिखाती हैं। वैशाली तो उसे हील पहनकर चलने की भी ट्रेनिंग देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन वैशाली और नैना एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाते हैं। अचानक नैना की नजर अमित पर पड़ती है। वैशाली देखो अमित भैया, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इनके साथ ये लड़की कौन है? अमित को एक लड़की के साथ देखकर दोनों बिल्कुल उनके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती हैं और उनकी बातें सुनने लगती हैं। दिव्या मैंने फैसला ले लिया है, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अमित की बात सुनकर नैना और वैशाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा तो ये है वो लड़की जिसकी वजह से भैया भाभी पर ध्यान नहीं देते। हाँ इसका जुगाड़ तो हमें बैठाना ही पड़ेगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए।
दोनों उस लड़की का फोटो क्लिक कर लेती हैं और घर आकर उसे सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू कर देती हैं। तभी वैशाली की नजर एक अकाउंट पर पड़ती है। दिव्या चौधरी, इसकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करो। इसमें अमित भैया का नाम ऊपर ही आ रहा है। ये तो भैया के ऑफिस की ही लड़की है। हमें इससे मिलना होगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। अब नैना अक्सर अमित को फोन पर बात करते हुए देखती रहती है। हर बार वो उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एक दिन दोनों देवरानियां भी वहां चली जाती हैं। दिव्या अमित का वेट कर रही होती है। नैना और वैशाली पहले ही वहां पहुंच जाती हैं। दोनों ऐसे ही दिव्या से बात करने लगती हैं। तभी अचानक नैना का फोन गिरता है, जिसे वो जानबूझकर गिराती है। दिव्या उसका फोन उठाती है तो उसे एल्बम में अमित का फोटो दिख जाता है। आप इसे कैसे जानते हो? ये आपके क्या लगते हैं? अरे ये तो मेरे जेठ जी हैं। और इनके साथ ये लड़की कौन है? ऑब्वियसली इनकी वाइफ है। दिख नहीं रहा ये शादी के जोड़े में है। अमित की शादी हो रखी है और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे तुम कैसे जानती हो भैया को? इस आदमी ने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया है और खुद शादीशुदा है। आखिर ये मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? फिर तो भगवान ने ही हमें मिलवाया है ताकि हम ये अनहोनी होने से बचा ले। आने दो आज उसे, उसकी ये रिंग उसके मुंह पर फेंक के मारूंगी। वैशाली और नैना अपना काम करके वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर में अमित दिव्या के पास आता है। अमित को देखते ही दिव्या उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? अरे पर मैंने क्या किया है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये पूछो क्या नहीं किया है। जब तुम पहले से शादीशुदा हो तो मुझे ये शादी के सपने क्यों दिखा रहे हो? चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। दिव्या बेइज्जत करके अमित को वहां से भेज देती है। इधर अमित यही सोचता रह जाता है कि आखिर दिव्या को ये सब कैसे पता चला। दिव्या ने जो उसकी इंसल्ट की है उसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और घर आ जाता है। इधर चारों देवरानियों ने पूजा को पूरी तरह से बदल दिया है। पूजा अब उसके साथ घूमने फिरने जाती है, शॉपिंग करती है। बालों की चोटी बनाकर रखने वाली पूजा अब खुले बाल रखने लगी है। आज पहली बार अमित का ध्यान पूजा पर जाता है। पूजा एक सुंदर सी फ्री हैंड साड़ी पहनकर आती है और खुले बालों पर चश्मा लगाकर नीचे उतरती है। अरे पूजा, इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और ये कटिंग भी तुम पर बहुत जच रही है। पूजा अमित की बातों को इग्नोर कर देती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। पूजा तुम कहां जा रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी दोस्त के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी उसने मेरे लिए कैब बुक कर रखी है। पूजा अमित को बिल्कुल भाव नहीं देती। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। पांचों देवरानी जेठानी अपनी ही धुन में मगन है। कभी बाहर आए दिन खाने जाती हैं तो कभी गोलगप्पे खाने, कभी दोस्तों के साथ पूल पार्टी करती हैं तो कभी मूवी देखने जाती हैं। इधर अमित को अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस होने लगता है। वो पूजा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन पूजा तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन अमित परेशान बैठा होता है और आज पूजा रात 12 बजे घर आती है। पूजा, तुम इतनी देर तक कहाँ थी और इतनी लेट कैसे आई हो? आप अभी तक सोई नहीं है? और कुछ नहीं, वो मेरी दोस्त है ना नंदनी, वही आई हुई है शहर में, तो उससे मिलने गई थी। चलो मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। पूजा कपड़े चेंज करके सो जाती है। अगली सुबह होती है। अमित पूजा को खुश करने के लिए उसके कमरे में ही चाय नाश्ता लेकर आता है और उसे उठाते हुए कहता है, पूजा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। आई स्वेयर अब मैं तुम्हें प्रायोरिटी दूंगा। तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूंगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। प्लीज मेरे साथ ये अजनबियों जैसा व्यवहार मत करो। अमित घुटनों के बल बैठकर पूजा से माफी मांगता है। पूजा का ध्यान दरवाजे पर खड़ी चारों देवरानियों पर पड़ता है जो इशारों में कहती हैं कि अभी और बैठे रहने दो ऐसे ही। नहीं, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। तुमने खुद अपनी पसंद से मुझसे शादी की और फिर मुझे गांव की गंवार कहना शुरू कर दिया। यार सच में अब ऐसा नहीं होगा। पूजा फिर से दरवाजे की तरफ देखती है। चारों देवरानियां इशारे में कहती हैं कि ठीक है अब माफ कर दो। पूजा आखिरकार अमित को माफ कर देती है। इधर चारों देवरानियों को भी बहुत खुशी होती है अपनी जेठानी को देख के। आज तो बहुत खुशी का दिन है। फाइनली हमने गांव की बहू को अपनी ससुराल में जगह दिलवा ही दी।